ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कानूनी राय लेने के लिए हम लोग इस वक्त मौजूद हैं तारिक मंसूर साहब के पास, जो कि एडवोकेट हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर बताइएगा, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से हमारा कानून क्या कहता है? देखें, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट जो है इसकी तारीख 77 साल पुरानी है। 1948 में पाकिस्तान जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इजलास हुआ था 11 अगस्त 1947 में, तो कायदे-ए-आज़म की फ़र्स्ट स्पीच के अंदर 4 जो नुकात दिए गए थे उनमें से वन ऑफ देम ये था। उन्होंने बताया था अपने पहले ख़िताब में कि 4 चीज़ों की वजह से पाकिस्तान जो तरक्की कर भी सकता है और तरक्की नहीं भी कर सकता। उसमें एक तो ब्राइबरी और करप्शन था, नेपोटिज़म था, दूसरा आपका जो आइन पे अमल दरामद ना करना था, तीसरा जो करप्शन है, चौथा आपका होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग था। उन्होंने कहा उस दौर के बाद 1948 में कायदे-ए-आज़म ने पहली कानून साजी की और किस्मत ने उनको वक्त नहीं दिया, लेकिन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1948 कायदे-ए-आज़म का बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था और उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सज़ाएँ भी थी, स्पेशल जजेस की अपॉइंटमेंट थी अंडर सेक्शन 14। लेकिन उनके इंतकाल के बाद वो लॉ गायब हो गया। अनफॉर्चुनेटली कानून की किताबों में कहीं नज़र नहीं आता। उसके बाद 1958 के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट एक आता है। और अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जो आपने कहा ना लॉ गायब हो गया था, इसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा, किस तरीके से लॉ पूरा बिल्कुल ही गायब हो जाता है? देखिए, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1948 में हुआ और वो कायदे-ए-आज़म के इंतकाल के बाद 1948 में ये पास हो जाता है। लेकिन ये कानून की किताबों में नाफिज इसलिए नहीं होता कि उस पर जो सज़ा थी वो स्पेशल जजेस अपॉइंटमेंट थे जो डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर जिनका ओहदा होता, और वो जजेस आज तक हम हाई कोर्ट में उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए केस कर रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब ने उसका जवाब भी तलब किया। लेकिन वो जो जजेस हैं, अगर वो अपॉइंट हो जाते तो 3 से 7 साल की सज़ा हो जाती और 5,000 से 1 लाख रुपए उस ज़माने के हिसाब से जुर्माना होता, जो आज के लाखों रुपए बनते हैं। तो यानी कायदे-ए-आज़म को उस ज़माने का हमें पता था कि वो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग किस तरह जो पाकिस्तान में होगी। उसके बाद 1958 के अंदर पे एक नया लॉ आता है, एसेंशियल आर्टिकल्स कमोडिटीज़ एक्ट। वो इंडिया में रेप्लिकेट होता है लेकिन पाकिस्तान में फिर वो भी नहीं, वॉइड हो जाता है। ये पुराना लॉ इंटैक्ट रहता है लेकिन रिपील नहीं होता। उसके बाद 1977 का कानून आता है जिसमें प्राइस कंट्रोल होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट होता है, जो फेडरल स्टैट्यूट है। वो लॉ जो है माशाल्लाह दौर में आता है और उस लॉ के तहत जो है अब चारों सूबे जो हैं 2001 तक उस लॉ पे अमल दरामद करते हैं। फिर सिंध की बात करें आप, तो सिंध में फिर 18वीं तरमीम से पहले 2005 के अंदर एक लॉ आता है जिसको कहते हैं सिंध प्रॉफिटिंग एंड होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग एक्ट। उस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि उस एक्ट के अंदर वो कहाँ एप्लीकेबल होगा इस बात की कोई मौजूद नहीं होती कानून के अंदर कि एप्लीकेबल सिंध में होगा या कहाँ होगा। उसके बाद फिर 2008 के अंदर इसमें अमेंडमेंट होती है। उसके बाद 18वीं तरमीम आती है 2010 में। लेकिन उसके बाद 2016 के अंदर सिंध एक और लॉ लेके आता है, लेकिन पिछला लॉ करेंसी एसेंशियल आर्टिकल्स होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1948 अपनी जगह मौजूद रहता है। उसको क्यों गायब किया गया कानून की किताबों में, क्यों वो मौजूद नहीं है, उसको हमने फिर 2020 में सिंध हाई कोर्ट लेके गए। सिंध हाई कोर्ट में हमने मौजूदा अदालत के सामने पेश किया। उस पर फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कहा कि हाँ ये लॉ मौजूद था, ये बिल्कुल वैलिड लॉ है, लेकिन ये हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो लेकिन फिर उस पर फिर कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए कि क्या ये जजेस अपॉइंट हुए हैं या नहीं हुए। तो उस पर अभी भी 2 दिन पहले भी हियरिंग हुई, तो सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने पूछा वफाक़ी अटॉर्नी जनरल सिंध से और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कि आप रिटन में जवाब देंगे कि आपने जजेस अपॉइंट किए, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हम नहीं बता सकते। तो उस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और जो उनको 1 हफ़्ते का वक्त देते हुए 2 नवंबर तक समाअत मुलतवी की है। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि इतनी बार जो है कानून बनाने की कोशिश की गई, कानून बना भी लेकिन उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाया है जी, तो एप्लीकेबल ना होने की वजह से, या मतलब इसके पीछे कोई ना कोई वजूहत तो होंगी, तो ये क्या वजह है कि मतलब किसको इसका बेसिकली डायरेक्टली फ़ायदा इनडायरेक्टली हो रहा है जिसकी वजह से जो है ये लॉ उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो सका? देखिए, इसमें सिंध की जहाँ तक बात करूँ तो मैं ये बताऊँगा कि 1996 में सिंध रजिस्ट्रेशन ऑफ गोडाउन एक्ट आया था। 1996 में वो इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एक लॉ आया था जिसको अभी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। उसमें उन्होंने स्क्वायर फुट के हिसाब से तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ की पूरी लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट के तहत तमाम जो एसेंशियल आर्टिकल्स हैं जिसमें आटा, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल और ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो उसकी रजिस्ट्रेशन का जहाँ जहाँ भी स्टॉक्स होंगी उसकी फोर्टनाइटली रिपोर्ट होगी। फॉर्म 5 के तहत उसका गोदाम रजिस्टर होगा और हर 14 दिन बाद वो डिमांड सप्लाई का जो स्टॉक इनवर्ड आउटवर्ड का रजिस्टर वो डिटेल्स देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रूल्स आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सिंध में बताया जाता है कि 10,000 गोदाम है, हालांकि 10,000 गोदाम नहीं है। सिंध में लाखों गोदाम है 32 डिस्ट्रिक्ट्स में और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इस वजह से कि तंदूर के अंदर अगर आटे के थैले जमा किए हुए तो वो भी रजिस्ट्रेशन गोडाउन्स में आ गया। उससे आपको 14 डेज़ का स्टॉक पता चल जाएगा। अगर 32 दिन का पूरा स्टॉक्स पता चल जाए
हर 32 डिस्ट्रिक्ट्स का आपको स्टॉक पता चल जाए, 14 दिन का इनवर्ड और आउटवर्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और कौन से कम हो गए हैं। वो रजिस्ट्रेशन अगर कर दी जाएगा फॉर्म 5 में तो ये तमाम मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो फॉर्म 5 भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो उस पर भी हमने कोर्ट से गुजारिश की कि फॉर्म 5, और वो लॉ भी लोगों को नहीं मालूम, वो मौजूद है। वो अगर फॉर्म 5 आ जाएगा, तमाम आपके पास स्टॉक्स का डाटा आ जाएगा, उसको MIS में आप फीड कर दें, उसके बाद आपको कराची से लेकर कश्मीर तक कोई भी गोदाम होगा, आप सिंगल क्लिक पे उसका पूरा फोर्टनाइटली रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद कमिश्नर्स हो गए, कोई भी ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसिंग डिपार्टमेंट हो गए, जो भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो असेस कर लेगा। कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा वो ऑटोमेटिकली क्लिक कर देगा, वहाँ से आप वहाँ जाके छापा मार के आप उसको स्टॉक को सील कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं बढ़ती हुई ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से एक तो डायरेक्टली फ़ायदा किसको होता है, और दूसरा ये कि अभी बढ़ती क्यों जा रही है ज़ख़ीरा? देखिए, उसकी वजह वही है, मैंने बताया कि होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट की इन्फोर्समेंट है। अगर आप सब्सिक्वेंटली 1948 के बाद के जितने कवानीन देखें, ये लॉ क्यों रिपील नहीं हुआ था? इस लॉ को इसलिए रिपील नहीं हुआ था कि एक तो इसको क़ायद-ए-आज़म इसके खालिक थे, दूसरी चीज़ ये इसको गायब क्यों किया गया, ये इंग्लैंड की किताबों में आज तक क्यों मौजूद है? इसकी वाहिद वजह ये है कि ये लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ था और ये पाकिस्तानी कौम को देखते हुए क़ायद-ए-आज़म ने बनाया था। उन्होंने अपनी पहली जो कानून साज़ असेंबली के इजलास में जब 11 अगस्त 1947 को बताया था कि इसी वजह से पाकिस्तान तबाह होगा, तो ही नोज़ द रूल्स ऑफ द गेम, वो पाकिस्तानी कौम को जानते थे। उन्होंने उस बुनियाद पे ये लॉ बना दिया था और उसमें सज़ाएँ 3 से 7 साल की स्पेशल जजेस के थ्रू दी थी। जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा वो 7 साल की सज़ा जब देगा तो कोई ज़फ़र-अंदाज़ी नहीं करेगा। आजकल की अगर देखा जाए तो सिंध में सज़ा कितनी है? 5,000 रुपये जुर्माना, 10,000 रुपये जुर्माना, या 3 दिन की जेल या 1 दिन की जेल। इसमें ज़ाहिर बात है ज़ख़ीरा-अंदोज़ी जब दोबारा आएगा तो वो 1 दिन के अगर 10,000 रुपये ज़ख़ीरा-अंदोज़ी से कमा रहा है तो 30 दिन के 3 लाख रुपये कमा रहा है। आप उसको अगर जुर्माना करेंगे 30,000 रुपये का, 3 लाख तो वैसे ही कमा रहा है, तो वो बोलता है ठीक है मुझे 2.5 लाख का तो फ़ायदा हुआ। लेकिन उस ज़माने के हिसाब से 5,000 से 50,000 अगर जुर्माना रखा गया था तो उसकी वजह ये थी वो आज के 40 से 50 लाख रुपए बनते हैं। और उसमें जो सज़ा का तनासुब था वो इसलिए था कि उसमें पनिशमेंट का रेट ज़्यादा था। अभी मसला ये है कि अभी जो पावर्स दी हैं इन्होंने उन 2011 में वो कमिश्नर्स को डेलीगेट किए हैं, जो आर्टिकल 175 के अंदर ऑथोराइज्ड ही नहीं है। कमिश्नर जब वो पावर एक्सरसाइज करता है, वो अफजल जल्ला साहब की 1994 की जजमेंट मौजूद है कि जुडिशरी की पावर वो यूज़ नहीं कर सकता। तो ज़ख़ीरा-अंदोज़ों को पता है कि वो हमें जेल नहीं भेज सकता, 5 साल नहीं जेल भेज सकता, 4 साल नहीं जेल से भेज सकता, लिहाजा वो वापस आ जाते हैं और दोबारा वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से वो जो नोटिफिकेशन है 2011 के 2009 के, वो हमने नल एंड वाइट के लिए रिक्वेस्ट की ऑनरेबल हाई कोर्ट से, और इस पर प्रोसीडिंग्स चल रही है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, इनके पास बाय लॉ इनके पास ये अथॉरिटी मौजूद नहीं है कि ये किसी को जो है, तो फिर किसके पास है? ये नोटिफिकेशंस के तहत दी गई थी। 1979 में एक इदारा वजूद में आया था और इसका नाम था ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस। इस प्राइसेस डिपार्टमेंट में 1165 स्टाफ हैं, सिंध के 32 अजला में इसके दफातर हैं और इसका 65 करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना बजट है। ये इदारा 2002 तक बिल्कुल इफेक्टिव काम करता रहा। मुशर्रफ दौर में जब डेवल्यूशन ऑफ पावर हुआ तो ये इदारे के तमाम मुलाजमीन को आइडल कर दिया गया, लोकल गवर्नमेंट के अंडर किया गया और इसकी पावर्स ले ली गई। यानी 30 साल के एफर्ट्स के बाद इसमें स्टैटिस्टिक, यानी एक डब्बा किसी मसाले का डब्बे से लेकर, एक कोक की बोतल से लेकर, एक वेट एंड मेजरमेंट, हर डिपार्टमेंट इसके अंडर में आता है। 1 रुपया भी अगर किसी को बढ़ाना है तो उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। वो डिपार्टमेंट पस मंजर में चले जाता है। 2008 में फिर इसको रिवाइव किया जाता है। जब मुशर्रफ का दौर ख़त्म होता है इस डिपार्टमेंट को दोबारा रिवाइव किया जाता है, मगर 2011 के अंदर एक नोटिफिकेशन खामोशी से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इशू करता है और ब्यूरोक्रेसी जो है अपनी पावर्स दोबारा वो कहती है कि एडहॉक बेसिस पे कलेक्टर और एडिक्शन कलेक्टर की पावर्स जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को दी जाती है। यहाँ से ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। अब 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिसका हक़ है, जो अपने पावर एक्सरसाइज करता है, जिसमें माहिर सारे मौजूद हैं। वो कहता है कि जब इनके पास पावर है तो मैं कैसे पावर करूँ। कमिश्नर कहता है कि मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं पावर इस्तेमाल करूँगा। लेकिन असल पावर कमिश्नर के पास पोलियो का मुहिम भी है, पॉल्यूशन को ब्लू बुक भी देखना है, कमिश्नर को नुक्से अमन भी देखना है, कमिश्नर को सफाई भी देखनी, सारी चीज़ें देखनी है। लिहाजा कमिश्नर वो काम नहीं कर सकता। राइट मैन फॉर द राइट जॉब के तहत ये लॉ जो आया था, ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट, 1165 स्टाफ वो स्पेशलाइज्ड है, इनके अपने इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। कमिश्नर्स के पास इंस्पेक्टर्स भी मौजूद नहीं, उनके पास अपने स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, सर्वे मौजूद हैं। कमिश्नर आज भी उनकी रिपोर्ट लेके असेसमेंट कर रहा होता है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं कर रहा होता। लिहाजा 2011 का, 2009 का और 2012 का नोटिफिकेशन जब तक ओवरलैप करेगा ये ज़ख़ीरा-अंदोज़ी ख़त्म नहीं हो सकेगी। ज़रूरत बात की है कि वो पावर्स दोबारा 2020 में 19 में हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे हमारी रिक्वेस्ट पे हमने पिटीशन लेके गए और वो 10 साल से जो ओहदा खाली था डीजी सप्लाई एंड प्राइसेस का, वो बहाल हुआ, जो रजिस्ट्रेशन गोडाउंस करता है।
जब ये इफेक्टिव हो जाएगा, अभी भी ये डिपार्टमेंट को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने लॉबिंग करके इस डिपार्टमेंट को इफेक्टिव नहीं होने देते। उसकी पावर्स अभी वेट एंड मेजरमेंट्स की भी ले ली गई हैं, लेकिन जब तक इसको फुल इफेक्टिव, इसमें बहुत सारी पोजीशंस वैकेंट हैं डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज़ की, जब तक ये डिपार्टमेंट फंक्शनल नहीं होगा आपकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं रुक सकेगी। दूसरा से होर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन ऑफ गोडाउंस के तहत फॉर्म 5 इंप्लीमेंट जब हो जाएगा तो आपको सिंगल क्लिक पे कराची के हर अज़ला का, सिंध के हर अज़ला का, हर छोटे बड़े तमाम गोदाम का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पे प्राइस की कैलकुलेशन मुमकिन होगी। ठीक है जी, आप लोग ये कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर में बताइएगा कि जैसे आप बात कर रहे थे कि कानून मौजूद है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि किसी भी मसले पर बात कर लें कराची में कवानीन सारे मौजूद हैं, अमल दरामद नहीं हो पाता उस तरीके से। क्या समझते हैं कानून जो हमारे इतने वीक हैं या हमारा जो जुडिशरी का निज़ाम है वो इतना वीक है, इसकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है ताकि इस तरह के कामों के लिए या इस तरह के जितने भी काम हो रहे हैं उनको रोका जा सके? देखें, मैंने ये हाई कोर्ट के फोरम पे भी हमने बताया था कि देखें 18वीं तरमीम के बाद ये कहा जाता है कि सूबों को मुंतकिल हो गया है प्राइस कंट्रोल। ये ऐसा नहीं है। आइन के जो अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में देखा जाए और आर्टिकल 148 के तहत जहाँ इकनॉमिक सर्वाइवल का मुताल्लिक चीज़ें हों और जो गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और जो सारी चीज़ें हैं वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट के तहत आइटम नंबर 39, 59 और 49 के तहत ये वफाक की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP के मौजूद है, इनके तमाम को वफाक के लॉ के तहत कंट्रोल करे। वफाक का लॉ मौजूद होता है, सूबे अपना लॉ बना देते हैं। यहाँ ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स होती है, 2 डिपार्टमेंट उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, 2 सूबों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है। नतीजतन 4 भाई लड़ रहे होते हैं और घर का बड़ा जो पाकिस्तान है वो सफ़र कर रहा होता है। जब तक फेडरल लॉ जो होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1948 का जो इंटैक्ट है वो लॉ जिस दिन इम्प्लीमेंट हो गया, स्पेशल जजेस अपॉइंट हो गए, रजिस्ट्रेशन ऑफ गोडाउंस हो गया, फिर आप देखिए कोई आदमी 1 लाख रुपए के लिए 4 साल की सज़ा नहीं काटेगा। अगर आप उसको 4 दिन की सज़ा देंगी वो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटर्स हैं उनको पता है कि आपका जो लीगल मैकेनिज़्म है वो वीक है। कमिश्नर्स ने अभी रिसेंटली पोल्ट्री के मैंने चालान देखे, मैंने आपके मिल्क के चालान देखे, आई वॉज सरप्राइज्ड। लियारी में जो चालान हुए, चाकरवाड़े में चालान हुए वो 1977 के कानून के तहत कर रहे हैं जो रिपील हो गया है। 2016 के अंदर अलग सिंध लॉ लेके आ गया, 2005 का कानून मौजूद है। उनको यही नहीं मालूम कि किस कानून के तहत चालान करना है और किस पावर के तहत चालान करना है। यही नहीं, आपको मैं मज़ाहिर बात बताऊं कि फाइनेंस एक्ट 2006 के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 14 को अमेंड किया गया, जिसके तहत ये कमिश्नर्स पावर इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंस एक्ट के ज़रिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंड नहीं हो सकता क्योंकि वो मनी बिल नहीं है। उसकी पिटिशन भी हम सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। तो ये मजाक है, ये आइन से खिलवाड़ है। इसकी वजह ये है कि इसी वजह से जो ब्लैक मार्केटिंग है उनको पता है कि जिस चीज़ पे बुनियाद पे ही कार्रवाई कर रहे हैं वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है जी, मौजूद नहीं है। कानूनी राय हम लोग ले रहे थे तारिक मंसूर साहब के पास आकर, जो हमें बता रहे थे तफसीलन कि किस तरीके से जो है वो लॉ मौजूद था कायदे आज़म साहब के दौर में और उसके बाद जो है वो उसको बिल्कुल गायब कर दिया गया। उसके बाद चूँकि जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या जितने भी हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखते हैं, जिस तरह के अशिया खुर्दनोश की कीमतें हो गई या चीज़ें हो गई या आटा हो गया, चीनी हो गई, कुछ भी हो गया, ये जो है वो मार्केट से शॉर्ट हो जाता है। तो उनको पता होता है कि कानून की बालादस्ती हमारे मुल्क में है नहीं, तो जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी इस तरह के क्राइम्स जो हैं वो हमारे मुल्क में बढ़ते रहेंगे।